Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another property of boron family, that is ionization energy. Basically, we have been discussing from the previous lecture which I have uploaded. We have been discussing the general properties of p block elements, and in p block elements we are discussing especially the boron family. And in this lecture, our main aim will be to discuss the ionization energy. You know that the ionization energy is the minimum amount of energy which is required to knock out or to remove the most loosely bound, or we can say outer electrons from an atom. एक एटम में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके बाहर निकालने हो तो हमें कितनी एनर्जी वहाँ पे एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी सो एज टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. वो अट्रैक्शन खत्म करने के लिए हमें एक एटम को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो बोरान फैमिली की बात हम करेंगे. बोरान फैमिली में हमें देखना है कि क्या हमें बोरान फैमिली के एलिमेंट्स को आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी है कि कम देनी है. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट we are going to compare the ionization energy of boron family with that of the elements of group second. मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, that is that element is beryllium which belongs to group second, and दूसरी साइड में मेरे पास दूसरा एलिमेंट है, वो है बोरान जो कि ग्रुप 13 का है. बेरिलियम s ब्लॉक एलिमेंट है और बोरान p ब्लॉक एलिमेंट है. हम पहले कंपेयर करेंगे क्या p ब्लॉक एलिमेंट्स में से बोरान फैमिली की ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और क्या s ब्लॉक एलिमेंट्स की ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. पहले हम इन दोनों के बीच में एक सिंपल सा कंपैरिजन करेंगे. तो कंपैरिजन करने के बाद फिर हम बात करेंगे खाली बोरान फैमिली की. फर्स्ट जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यू नो दैट बेरिलियम व्हिच इज द s ब्लॉक एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 4. जब इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट विल बी +4, और बोरान का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 5, and obviously इसका जो ये न्यूक्लियर चार्ज होगा that will be +5. So when we are moving from beryllium to boron, that means we are moving along the period. जब हम along the period मूव करते हैं, we know that there is increase in nuclear charge. तो यहाँ से आप देखोगे ग्रुप सेकेंड की से हम जब ग्रुप थर्ड की तरफ जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है. वैसे ही अगर आप मैग्नीशियम से एल्युमिनियम की तरफ जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो न्यूक्लियर चार्ज +12 से +13 की तरफ हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. सेम हैपेंस हियर when we move from group second of periodic table towards the group 13 of periodic table, that is we are moving from alkaline earth metals towards what and the elements of boron family. Here we observe there is increase in nuclear charge, and you know that when there is increase in nuclear charge along the period there will be decrease in size. जैसे आप कहते हो न्यूक्लियर चार्ज जो है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एक एलिमेंट का उतना ही ज्यादा वो आउटर वैलेंस शेल्स को ज्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ न्यूक्लियस, तो शेल्स न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे और उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात करूं, यहाँ पे बेरिलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज कम है इसका एटॉमिक साइज भी कम होगा, तो मैं लिखूंगा ये यहाँ पे स्मॉलर इन साइज होगा. लेकिन जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अलोंग द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका जो वैलेंस शेल्स पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा. अट्रैक्शन वैलेंस शेल्स की ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा. सॉरी, स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा साइज बड़ा होगा, मोर विल बी द साइज. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना एटॉमिक साइज कम होगा. सॉरी फॉर दैट, जो मैंने पहले यहाँ पे कहा था ये स्मॉल साइज है, वो ऐसा कुछ नहीं है. इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज इसके कंपैरिजन में जब इसमें कम है बेरिलियम में जब न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ या अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्शन करेगा, तो कम अट्रैक्शन करने की वजह से शेल्स न्यूक्लियस के नजदीक नहीं आएगी, वो दूर ही रहेगी, उसकी वजह से इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा. लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही शेल्स को अट्रैक्शन ज्यादा करेगा. शेल्स को अट्रैक्शन ज्यादा करने की वजह से एटम में थोड़ी सी कंट्रैक्शन हो जाएगी, उसकी वजह से इसमें जो साइज है वो साइज कम हो जाएगा. सो अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लार्ज साइज है बेरिलियम का, लार्ज साइज है, तो जब लार्ज साइज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन क्या होगी, कम.
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम होगी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी के साथ बाहर रिमूव कर सकते हैं या आसानी से हम इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी साइज लार्ज है, तो लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम करेगा, दैट मींस दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस tightly held by the nucleus. That means those electrons will be easily lost by the beryllium. That means इसकी जो first ionization energy है that will be less. ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ what we are expecting. We are expecting that beryllium, because of its less nuclear charge, it will have large size, and because of the large size it will have less ionization energy. तभी मैंने यहाँ पे लिख लिया इसकी ionization energy क्या होगी, कम। लेकिन अगर हम बोरान की तरफ देखें, बोरान की तरफ अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। बोरान में न्यूक्लियर चार्ज +5 है, बेरिलियम के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, साइज कम हो जाएगा। तो साइज कम होने की वजह से जो आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली हेल्ड होंगे विथ न्यूक्लियस। जो टाइटली हेल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स विथ न्यूक्लियस, तो उनका बाहर निकलना दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, दैट विल बी वेरी मच हाई। दैट मीन्स in case what we are expecting on the basis of what, nuclear charge के basis पे अगर हम बात करें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप एक चीज देख लीजिए, इसको मैं फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। So less the nuclear charge, that means lesser will be the ionization energy। वो कंसेप्ट है केमिस्ट्री में। मोर द न्यूक्लियर चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस की तरफ। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा हो जाएगी तो उनका बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब देख लीजिए, बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, अब लेस होनी चाहिए, और बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं बेरिलियम जो है, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है जो एक्सपेरिमेंटली देखी गई है बेरिलियम की, वो है 899 किलो जूल पर मोल। देख लीजिएगा, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। बेरिलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है बोरान के कंपैरिजन में कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। तो लॉस जब हो सकते हैं, हमने तभी कहा कि इसकी जो एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कम होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो वो वैल्यू क्या आता है, 899 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हम बोरान की देखते हैं, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है बेरिलियम से ज्यादा है, +5 है न्यूक्लियर चार्ज। आउटर शेल्स की अट्रैक्शन, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ये ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लॉस नहीं होंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बोरान की बेरिलियम से ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट कम्स आउट टू बी 801 किलो जूल पर मोल। तो यहां पे देख लीजिए आप, गड़बड़ हो रहा है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए उसकी ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा होनी चाहिए उसकी कम है। अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज +4 है, उसका +5 है न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे क्या होती है, कम। दैट मीन्स वी आर हैविंग एन अनोमैली हियर। यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। +5 है इसका न्यूक्लियर चार्ज, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। +5 न्यूक्लियर चार्ज मतलब ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये नहीं चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स लॉस करूं। ये जब नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। किसके कंपैरिजन में ज्यादा, बेरिलियम के कंपैरिजन में ज्यादा। तो जब ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती है एज कंपेयर टू दिस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पे है कि अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है यहाँ पे, कम। जब कम है तो वो कम क्यों लगी है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक रीजन देते हैं। अब देख लीजिए, अगर मैं दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं,
यहाँ पे मैं इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। जब 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे। लेकिन बोरान की अगर मैं बात करूं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आ गया। तो बेरिलियम का जो बोरान है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसको 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आ गए इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लीजिए, अगर आपको बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वी हैव टू गिव फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर दैट। लेकिन ये बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन निकालना कहां से? 2s ऑर्बिटल से निकालना है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पहले। और बोरान में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो किस ऑर्बिटल से निकलेगा? p ऑर्बिटल से निकलेगा, 2p ऑर्बिटल। दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हमें बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2s से निकालना है, अगर बोरान से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p से निकालना है। यू नो दैट अगर हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल जो है इन कंपैरिजन टू 2p, 2s orbital is more closer to nucleus. When it is more closer to nucleus, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा होगी। तो ये जब बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ, उनकी अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स इनका बाहर निकालना दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज वेरी हाई। क्योंकि बेरिलियम में न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट छोड़ दो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2s2 से निकालना है, 2s2 स्टेबल है ऑलरेडी, तो s ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन 2p 2s ऑर्बिटल्स। दैट मींस इन इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, इनमें से इस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, बोरान का किस्सा तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? 2p से। तो यहाँ पे कहां से निकालना था? यहाँ पे कहां, किस में से निकालना था? 2s में से निकालना था। लेकिन 2p ऑर्बिटल जो है, इन कंपैरिजन टू 2s, इट इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। तो 2p इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी न्यूक्लियस की तरफ? कम। जब कम अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो जाएगा। जब आसानी से लॉस हो जाएगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी? कम। इन कंपैरिजन टू व्हाट? बेरिलियम। देख रहे हो, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू व्हाट? बेरिलियम। तो यहाँ पे एक रूल बन गया, नो डाउट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरॉन फैमिली that is more than that of the elements of group second. But quite surprisingly, what we are expecting here, what we are observing here, because of the higher nuclear charge, we were expecting its ionization energy must be high. But because of its electronic configuration, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है? 2p में से। इसमें कहां से निकालना है? 2s में से। s ऑर्बिटल्स जो है दे आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं ग्रुप सेकंड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो p से निकालना है। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? s से निकालना है। तो p का इलेक्ट्रॉन आसानी से लग जाएगा, तो बोरान फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू द मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेकंड और एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तो आ गया कंपैरिजन ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के बीच में। ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के बीच में जो सिंपल कंपैरिजन था वो यही था, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 13। क्यों? क्योंकि इनसे जो इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है वो s ऑर्बिटल से निकालना है। तो s ऑर्बिटल ऑलरेडी न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट वो बहुत ज्यादा शो करेंगे, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेंगे। लेकिन यहां में इलेक्ट्रॉन p से निकाल रहा हूं, p न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो दूर होगा, अट्रैक्शन उसकी कम होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कम लगेगी। दैट मीन्स डिस्पाइट द हाई न्यूक्लियर चार्ज, the elements of group 13 or the elements of boron family, they have less ionization energy than the corresponding members of group second because of two reasons. One reason is यहाँ इलेक्ट्रॉन p से निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यहाँ s से निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जो दूसरा रीजन है, यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल,
P में एक ही इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब P में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन ऑलरेडी अनस्टेबल, तो अनस्टेबल एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो ये आ गया आपका कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने इसमें डिस्कस किया दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स, दैट इज S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली। अब मैं खाली बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स लेता हूं। एक तो मैं बोरॉन लूंगा, अल्मोनियम लूंगा, गैलियम लूंगा, इंडियम लूंगा और थैलियम लूंगा। ये सारे एलिमेंट्स जो है दे बिलोंग टू ग्रुप 13, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है। तो सारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है। अब मैं इनको एस ब्लॉक के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी में आपस में इनको कंपैरिजन करवाता हूं। क्या बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कि थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? क्या अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, डाउन द ग्रुप जब साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। क्या वो ट्रेंड जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली कम होती जाएगी या कुछ चेंजेस होंगी उसमें? तो वो हम यहाँ पे सीख लेंगे। जो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंटली देखी गई है दैट इज 801 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? बोरॉन की। अपने ऑलरेडी अभी मैंने पढ़ाया था, जब इसमें इसका कंपैरिजन मैंने बेरिलियम के साथ करवाया था, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 801 किलो जूल पर मोल। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम लगेगी एज कंपेयर टू बोरॉन। तो 577 किलो जूल पर मोल इसमें आता है इसका रेडियस। फिर आता है 579 किलो जूल पर मोल इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, और उसके बाद आता है 558 किलो जूल पर मोल इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर लास्ट में आता है 589 किलो जूल पर मोल। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे सिखा रहा हूं। बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज 801 किलो जूल पर मोल एनर्जी जब आप बोरान को दोगे तब जाके ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन थैलियम की अगर बात करें, लास्ट एलिमेंट की, इसको हम 589 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में। फर्स्ट एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है और लास्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पे कम है। तो रूल क्या बना? व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम 801 टू 589 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये जो डिक्रीज हुआ, क्यों हुआ डिक्रीज? बिकॉज यू नो दैट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, बोरान में कम ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम कम होती जाएगी। तो कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अब हम इसको थॉरोली देखते हैं। When we move from boron to aluminum, बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी 801 है और अल्मोनियम का है 577 किलो जूल पर मोल। दैट मींस बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, 801 से 577 डिक्रीज हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू अल्मोनियम there is increase in atomic number, there is increase in number of shells. When increase in number of shells will take place, that means जो बोरान का साइज, अल्मोनियम का जो साइज होगा in comparison to बोरान, अल्मोनियम का साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। डाउन द ग्रुप number of shells increases, atomic number also increases, तो इसका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसके न्यूक्लियस और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अल्मोनियम के न्यूक्लियस और अल्मोनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का के बीच में जो साइज होगा, डिस्टेंस होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्शन हो जाएगी तो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन आपके लॉस कर देगा। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तभी जाके इतना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी में। सिंपल रूल है, व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू aluminum there is an increase in size. When there is an increase in size there will be decrease in ionization energy, वो आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन यहां पे गड़बड़ है, आप देख लीजिए। When we move from aluminum to gallium, obviously there will be an increase in atomic size.
जो हमारा जनरल रूल है। When we move from aluminum to gallium, shell number increases. When shell number increases, we are expecting that ionization energy must decrease. लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होने के बदले इंक्रीज हो रहा है। अब देख लीजिए, जब आप बोरान से अल्युमिनियम की तरफ आ रहे थे तो आपका साइज इंक्रीज हो रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। दैट इज द रूल। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम अल्युमिनियम टू गैलियम, वंस अगेन जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कम होनी चाहिए। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के बदले आप देख रहे हो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई है। अल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 577, और गैलियम की 577 से कम होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली जब देखते हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, 579। वो गैलियम जो है यहाँ पे, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने के बदले यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने के आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे कम होने के बदले आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा क्यों हो रही है, कल का कंसेप्ट है, मैंने ऑलरेडी कहा था गैलियम में 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डी ऑर्बिटल स्क्रीनिंग नहीं करेंगे गैलियम में। जब डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग नहीं करेंगे गैलियम में तो वो न्यूक्लियस को कवर ही नहीं करेंगे। जब न्यूक्लियस कवर ही नहीं हुआ गैलियम में तो गैलियम का जो न्यूक्लियस है वो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन ज्यादा करेगा अपनी तरफ। तो जब ज्यादा अट्रैक्शन करेगा तो अपनी तरफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, तो लॉस हो ही आसानी के साथ हो ही नहीं जाएंगे। जब गैलियम आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तभी जाके इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। हालांकि कम होनी चाहिए थी आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन वो बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि पोर शील्डिंग करते हैं। पोर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर जो है वो फ्री रहता है इसका गैलियम का। वो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन अपनी तरफ ज्यादा करता है, उनको अपनी तरफ ज्यादा खींचता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गैलियम के मोर टाइटली हेल्ड होते हैं। तो मोर टाइटली हेल्ड जो इलेक्ट्रॉन हो न्यूक्लियस की तरफ तो उनका रिमूव होना, उसको एटम में से बाहर निकाला, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसीलिए अल्युमिनियम से ज्यादा आएगी। नाउ अगर हम गैलियम से इंडियम तक की बात करें तो इंडियम में भी 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल है, इसमें भी पोर स्क्रीनिंग होगा, इसमें भी पोर स्क्रीनिंग होगा। तो पोर स्क्रीनिंग दोनों में है, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज। जब साइज होगा इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। इसका 579 है, इसका 558 है, तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। व्हेन वी मूव फ्रॉम गैलियम टू इंडियम, देयर बोथ द एलिमेंट्स कंटेन 10 d इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस दोनों में पोर शील्डिंग हो जाएगी। लेकिन अब हम कंपैरिजन करते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। व्हेन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज टेक्स प्लेस देयर विल बी डिक्रीज इन आयोनाइजेशन। तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई गड़बड़ है ही नहीं। लेकिन बात करते हैं इंडियम और थैलियम की। इंडियम और थैलियम की, इंडियम और थैलियम जो है इनमें एक चीज सिमिलरिटी है, दोनों में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये तो सिमिलरिटी आ गई। लेकिन डिफरेंस है इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में एक, वो ये है इसमें 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थैलियम में लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी p block every group of p block that contains f electrons में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है f में, लेकिन इंडियम के पास कोई f इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जैसे हमने कल पढ़ा था, f इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल भी स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। जब वो बिल्कुल भी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, थैलियम का न्यूक्लियस बिल्कुल ही फ्री है। जब बिल्कुल ही फ्री है न्यूक्लियस तो ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसका मतलब है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस होने नहीं देगा। जब होने नहीं देगा तो इसके मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज हो जाएगी। तो देख लो यहाँ पे इंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 558 किलोजूल पर मोल, लेकिन थैलियम की है 589 किलोजूल पर मोल। ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया है। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें f ऑर्बिटल्स है। f ऑर्बिटल्स डू नॉट कॉज एनी शील्डिंग। जब वो शील्डिंग ही नहीं करेंगे, इसका न्यूक्लियस फ्री रहेगा। जब फ्री रहेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, उनको लॉस होने नहीं देगा। जब लॉस नहीं होने देगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू इंडियम। लेकिन जो जनरल रूल है, व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, there is increase in size because of increase in number of shells, there will be decrease in ionization energy। तो वो डिक्रीज हो रहा है जनरली, लेकिन वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं हो रहा। पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है,
फिर से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही है। लेकिन वो फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही है? क्योंकि इनमें जो डी ऑर्बिटल्स है होते हैं या एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, वो पोर शील्डिंग या बिल्कुल भी शील्डिंग नहीं करते, उसकी वजह से वो आउट अपने इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस ही नहीं होने देते। उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने के बदले कहीं कहीं पे वो इंक्रीज हो जाती है। So this was all about the ionization energy of boron family. Inshallah, in our next lecture, we will be discussing the most important topic regarding boron family, that will be their oxidation states. कौन कौन से चार्जेस ये शो करेंगे, +1, +2, +3, इनको पता है आपको कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज NS2 और NP1, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर P में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या ये तीनों को लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, या P के 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे? कौन कौन से टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड स्टे होम, गॉड ब्लेस यू।